सविता अपने पति रमेश के साथ रहा करती थी। रमेश एक साधारण किसान था जो खेतों में मेहनत किया करता था, परंतु उसकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी कि वो अपने परिवार की आवश्यकताओं को सफल पूर्ण कर सके, जिस वजह से घर की आर्थिक हालत काफी ज्यादा खस्ता थी। वहीं सविता भी अनपढ़ थी, लेकिन उसे पापड़ बनाने का बहुत अच्छा तरीका आता था। उसने अपने बचपन से ही अपनी माँ से पापड़ बनाने की कला को सीखा था। ऐसे ही एक दिन सविता अपने पति से कहती है, रमेश जी, मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ काम करूँ ताकि हम अपने हालातों को सुधार सके। मैंने सोचा है कि मैं पापड़ बेचूंगी। मुझे बहुत अच्छे पापड़ बनाने आते हैं। सविता, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ। अरे, घर की सारी जरूरत मैं पूरी करूंगा। तुम चिंता मत करो, बस थोड़ा सा समय दे दो मुझे। देखिए रमेश जी, मैं जानती हूँ कि आप सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा लेंगे, लेकिन आपकी पत्नी होने के नाते मेरी भी तो इच्छा है ना, मैं भी परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने में आपकी कुछ मदद करूँ। तुम इस घर का काम करती हो, हमारा ध्यान रखती हो, और ये सब भी तो घर की जिम्मेदारी हुई जो तुम उठाती हो। अब बाहर जाके काम कैसे कर पाओगी तुम? गांव की औरतों का बाहर जाके काम करना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। अगर मेरा पापड़ का काम अच्छा चल रहा है तो आर्थिक रूप से हमारी स्थिति काफी हद तक सही हो जाएगी। गांव के माहौल को देखते हुए रमेश नहीं चाहता था कि सविता बाहर जाकर काम करे, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी के हौसले और साहस को देखते हुए रमेश उसे हाँ बोल देता है। अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो ठीक है, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। गांव में रहकर भी आपकी सोच इतनी बड़ी है। आप मुझे बाहर काम करने के लिए जाने दे रहे हैं, वही बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी और अपनी तरफ से अपने घर परिवार के हालातों को सुधारने के लिए जी जान लगा दूंगी। और वह सुबह उठकर जल्दी जल्दी सारे पापड़ बेलती है और फिर धूप में सुखाती है। और जब पापड़ तैयार हो जाते हैं तो वह उन्हें लेकर बाजार में निकल जाती है। पहले दिन तो कुछ पापड़ बच जाते हैं, परंतु धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाती है। सविता हर दिन बाजार में अपनी मेहनत से बनाए हुए पापड़ों को बेचना जारी रखती है। धीरे धीरे उसके पापड़ों की मांग बढ़ने लगती है। लोग सविता के हाथों के बनाए हुए पापड़ को बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं। एक दिन रमेश अपने खेतों में काम करके लौट रहा होता है। तभी गांव की एक बूढ़ी काकी रमेश को मिलती है और बोलती है, अच्छा हुआ बेटा, तू मुझे रास्ते में ही मिल गया। मैं तेरे ही घर आ रही थी। क्या हुआ काकी, आपको मुझसे कोई काम था क्या? काम मुझे तुझसे नहीं बल्कि तेरी पत्नी से था। मुझे कम से कम 5 किलो पापड़ चाहिए थे। मुझे अपनी बेटी के ससुराल भेजना है। तेरी पत्नी के हाथ में सच में जादू है। उसके हाथ के पापड़ इतने स्वादिष्ट लगते हैं, दिल करता है बस खाते ही चले जाओ, खाते ही चले जाओ। अरे काकी, इसके लिए आपको मेरे घर आने की क्या ही जरूरत थी? वो बाजार में पापड़ बेचती है ना, अब वहाँ जाके खरीद लीजिए। वैसे भी आपके घर के पास पड़ता बाजार, यहाँ तो बहुत ज्यादा दूर आ गए आप। बेटा, मैं पापड़ खरीदने के लिए बाजार गई थी, लेकिन उसके पास इतनी भीड़ लगी थी कि सांस लेने तक की जगह नहीं थी। कुछ देर बाद जब मैं दोबारा उसके पास गई तो उसके पास सारे पापड़ खत्म हो चुके थे, जिसके कारण मुझे घर पर आना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, एक काम कीजिए आप, मैं घर जा रहा था तो आप मेरे साथ चलिए। वहाँ आपको पापड़ भी मिल जाएगा और चाय नाश्ता भी हो जाएगा। आते आते थक गई होंगी ना आप। रमेश अपने साथ बूढ़ी काकी को अपने घर ले आता है। सविता जैसे ही बूढ़ी काकी को देखती है तो हैरान होकर बोलती है, काकी, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैंने आपसे कहा तो था कि कल मैं बाजार जाऊंगी तो आपके लिए अलग से 5 किलो पापड़ ले आऊंगी। बेटी, मेरे पास कल तक का समय नहीं है। मुझे आज ही अपनी बेटी के ससुराल उन पापड़ों को भिजवाना है, इसलिए मैं सीधा तेरे घर ही आ गई। ठीक है काकी, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ और साथ में आपको देने वाले पापड़ भी। बेटी, जब तुम चाय लेकर आ ही रही हो तो अपने हाथ के बने हुए स्वादिष्ट पापड़ भी ले आओ।
मैं भी तो जरा उसे चखूं तो मेरे जुबान का स्वाद भी बदल जाए। ठीक है काकी, आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए चाय और पापड़ लेकर आती हूँ। सविता रसोई में जाती है और कुछ देर बाद चाय पापड़ बनाकर ले आती है। बूढ़ी काकी कुछ देर में ही प्लेट में रखे सारे पापड़ चट कर जाती है। बूढ़ी काकी को ऐसे खाता देखकर रमेश और सविता आपस में हंसने लगते हैं और कुछ देर बाद बूढ़ी काकी पापड़ खरीद कर वहाँ से चली जाती है। आज मुझे अपने लिए हुए फैसले पे गर्व महसूस हो रहा है। अगर उस दिन मैं तुम्हें बाहर जाके काम करने की इजाजत नहीं देता तो आज हमारे घर की हालत सुधर नहीं पाती। आज पूरे गांव में तुम्हारा नाम है, तुम्हारा सम्मान है। जो लोग कल तुम्हारी मेहनत पे शक करते थे आज वो तुम्हारी तारीफ करते हुए थकते भी नहीं है। और ये सब देखकर सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपकी मदद करके मुझे भी बहुत खुशी मिल रही है। अब मुझे ये महसूस होता है कि मैं भी किसी लायक हूँ और हम दोनों मिलकर किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। सविता अगले दिन से फिर से अपने काम में लग जाती है और अब वह केवल बाजार में ही नहीं बल्कि गली गली पापड़ बेचना शुरू कर देती है ताकि जिन लोगों तक उसके पापड़ का स्वाद नहीं पहुंच सका वो लोग भी अब आसानी से उसके पापड़ों का स्वाद चख सकें। सविता की ये कोशिश उसके परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के अलावा बाकी की औरतों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई थी। एक दिन जब सविता बाजार से लौट रही थी तो उसने देखा कि गांव की अन्य औरतें और परिवार भी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। उसने सोचा कि क्यों ना अपनी इस कला को दूसरों के साथ साझा किया जाए ताकि वो भी अपने परिवार की स्थिति को सुधारने में थोड़ा बहुत योगदान दे सके। ऐसे ही सविता अपने पति से बोलती है। रमेश जी, आज जब मैं पापड़ बेचकर वापस आ रही थी ना तो मैंने देखा गांव के और भी पता नहीं कितने घर हैं जो हमारी तरह आर्थिक स्थिति की तंगी से गुजर रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ अपने पापड़ बनाने की कला को गांव की औरतों के साथ भी बांटूं ताकि वो भी अपने पतियों की मदद कर सके और अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। तुम्हारा सुझाव तो बिल्कुल सही है, लेकिन सविता, हमारे गांव का हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। सबके विचार अलग अलग होते हैं। कई लोग तो ये सोचते होंगे कि औरत को बस घर में रहना चाहिए। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें ताकि गांव की सभी औरतों को गांव से बाहर भी ना जाना पड़े और उनके घर की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाए। तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। आखिर तुम करने क्या वाली हो? जी बस आप देखते जाइए कि अब मैं क्या करती हूँ। जैसे मैंने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा है ना, ऐसे ही कोशिश करूंगी कि गांव के और भी लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। वही तो मैं तुमसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम ऐसा क्या करने वाली हो जिससे गांव की औरतों की मदद हो जाएगी? अब मैं आपको बताऊंगी नहीं बल्कि करके दिखाऊंगी और देखिएगा, जैसे आपको अभी मुझ पर गर्व है ना, ऐसे ही एक दिन ऐसा आएगा सभी गांव वालों को मुझ पर गर्व होगा। मुझे तुम पे पूरा यकीन है, तुम जो करोगी अच्छा ही करोगी। सविता अपने घर के आंगन में एक छोटी सी कार्यशाला की शुरुआत करती है जहां वह गांव की औरतों को पापड़ बनाना सिखाने लगती है और उन्हें पापड़ बनाने की हर छोटी बड़ी जानकारी देती है। सविता की मदद से काफी औरतें पापड़ बनाना सीख जाती हैं और ज्यादा से ज्यादा पापड़ बाजार में बिकने लगते हैं। इससे न केवल सविता का व्यवसाय बढ़ता है बल्कि अन्य औरतों को रोजगार भी मिल जाता है और अब वह घर बैठे ही काम करने लगी थी और उन्हें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। सविता ने अपने जीवन में न केवल अपने परिवार की स्थिति सुधारी बल्कि आसपास के कई घरों और कई औरतों के जीवन को भी एक नई दिशा दिखाई। घनश्याम एक अंधा आदमी था जिसके कहने को तो 5 बहुएं थी। बड़ी बहू गीता, दूसरी बहू रूबी, तीसरी बहू मीता, चौथी बहू रानी और 5वीं बहू पायल। लेकिन सुख किसी से नहीं था। एक दिन उसकी बहू गीता, रूबी, मीता हॉल में बैठकर चाय पी रही थी कि तभी घनश्याम अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे उन्हें आवाज देते हुए उनके पास आता है। बहुओं, कहाँ हो तुम? कोई मेरी आवाज सुन रहा है कि नहीं? हाँ ससुर, क्या कर रही हो? क्यों बोल रही हो तुम? चुप रहो सब, कोई नहीं बोलेगा अब। लेकिन भाभी, ससुर जी आवाज दे रहे थे तो बोलना तो पड़ेगा ही। उस बुढ़े को पूरे दिन आवाज देने के सिवा और कोई काम है क्या? जब देखो बहू ये दे दे, बहू वो दे दे, परेशान करके रखा हुआ है। ना बोलेंगे ना कोई काम मिलेगा। हाँ भाभी, क्या दिमाग लगाया आपने? वैसे भी अभी मेरा कोई काम करने का मन भी नहीं कर रहा है। लेकिन भाभी बेचारे अंधे हैं, ऐसे उनको परेशान करना ठीक नहीं लगता। चुप रहो तुम, अंधे हैं ना
तब तो इतना नाक में दम करके रखा है, नहीं होते तो पता नहीं क्या करते। थोड़ी देर ही चिल्लाएंगे, उसके बाद चुप होकर अपने कमरे में चले जाएंगे। अरे कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा? मुझे बाथरूम जाना है, उसका दरवाजा जाम हो गया है। अरे खुल नहीं रहा, कोई तो खोल दो। अगर मेरी आवाज आ रही है तो कोई है? देखा, मैंने बोला था ना कि इन्हें कोई काम नहीं होगा, तभी ये इतना गला फाड़ रहे हैं। जाओ जाओ, बाथरूम का दरवाजा खोलो ना, अब बैठी क्यों हो? हाँ बिल्कुल, बोलो, ससुर जी बुला रहे हैं ना, बोलो। अब क्यों चुप हो गई तुम? नहीं नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगी। ससुर जी के बाथरूम में बहुत गंदी बदबू आती है। घनश्याम की अनेकों बार आवाज देने पर भी उसकी कोई भी बहू उसकी आवाज का जवाब नहीं देती, जिस पर वो अपने आप से बोलता है। घर में इतनी बहुओं के होने का भी कोई फायदा नहीं जो समय पे काम ना आ सके, अपने ससुर की सेवा ना कर पाए। ऐसी कैसी बहू है ये? मुझे पता है ये सब मेरी आवाज सुन रही हैं, लेकिन काम से बचने के लिए मेरी आवाज को सुन के भी अनसुनी कर रही है। एक काम करता हूँ, कमरे में जाके दोबारा से कोशिश करता हूँ, क्या पता खुल जाए। घनश्याम इतना कहकर धीरे धीरे अपने कमरे में चला जाता है और अपने कमरे के बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जाम होने के कारण वो नहीं खुलता और घनश्याम फिसलकर जमीन पर जोर से गिर जाता है और चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर उसकी चारों बहुएं वहां आती हैं और देखती हैं कि घनश्याम रोते हुए अपनी लाठी ढूंढ रहा होता है। क्या हुआ ससुर जी, आप रो क्यों रहे हैं? बहू, मैं अपनी लाचारी पे रो रहा हूँ। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा मैं मर जाऊँ, कम से कम तुम लोगों पे बोझ तो नहीं बनूंगा। ससुर जी, आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। अब हमें आपकी आवाज सुनाई नहीं दी तो हम क्या करते? कोई बात नहीं बहू, लाचार इंसान की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। मुझे पता है मेरे आगे पीछे मेरा ध्यान रखने वाला अब कोई नहीं बचा है। क्या बात हुई ससुर जी, हम सभी दिन रात आपकी सेवा में ही लगे रहते हैं, उसके ऊपर आप हमें ऐसे सुना रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं कि हम आपका ख्याल नहीं रखते, आपकी सेवा नहीं करते? भाभी, ये भी पूछने की जरूरत है। ससुर जी की बातों से साफ साफ पता चल रहा है कि वो यही कहना चाहते हैं। अब एक काम करिए, आज के बाद आप अपना सारा काम खुद कर लीजिए, क्योंकि हम तो कुछ करते हैं नहीं। सही कहा रूबी ने, और अगर ना कर पाए तो हमें आवाज मत लगाना। अपनी सबसे मनपसंद और छोटी बहू पायल को ही बुला लेना, शायद वो कानपुर से आपका ध्यान रखने के लिए आ जाए। चलो हम सब यहाँ से चलते हैं। लेकिन भाभी, 1 मिनट बाथरूम का दरवाजा तो खोल दूं? कोई जरूरत नहीं है, खुद ही कर लेंगे ससुर जी। या तो बुला ले अपनी प्यारी बहू को, वही आकर खोल देगी। गीता सबको लेकर वहाँ से चली जाती है। बहुत कोशिशों के बाद भी जब वो दरवाजा नहीं खोल पाता तो वो बेड पर ही बाथरूम कर देता है और मदद के लिए जोर से आवाज लगाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। सुबह से शाम हो जाती है, तभी उसकी 5वीं बहू पायल आती है और उसे देखते ही चारों के होश उड़ जाते हैं। पायल, तुम यहाँ कैसे? आने से पहले बताया भी नहीं। भाभी, मुझे ससुर जी की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने राजेश जी को बोला था कि आप मुझे कुछ दिनों के लिए घर जाने दीजिए, और उन्होंने हाँ कर दिया, तो मैं आ गई। मैं उनसे मिलकर आती हूँ। भाभी, अगर इसने ससुर जी को बुरी हालात में देख लिया तो हम तो गए। हाँ, सही कहा तुमने, हमें इसे रोकना ही होगा। पहले आराम कर लो, कुछ खा पी लो, उसके बाद आराम से मिल लेना। वो कहाँ ही जाएंगे। हाँ बिल्कुल, वैसे भी बहुत दिन बाद आई हो, थोड़ा समय तो हमारे साथ बिताओ। रानी और मीता बहला फुसलाकर पायल को अपने साथ ले जाने लगती हैं। तभी उसे अपने ससुर की आवाज सुनाई देती है। मुझ बुढ़े पे कोई तरस खाओ, मेरी मदद करो। बहुओं कहाँ हो तुम सब? अरे मेरी बात तो सुन लो कोई। घनश्याम की आवाज सुनकर पायल भागते हुए कमरे में जाती है, जहाँ उसे बहुत बदबू आती है, और घनश्याम बेड के कोने से गिरने वाला था। वो उसे संभालते हुए बोलती है, ससुर जी, आपकी ऐसी हालत, भाभी आपका अच्छे से ध्यान नहीं रख रही हैं क्या? पायल बहू, तू कब आई? ससुर जी, मैं तो अभी आई हूँ, लेकिन मैंने आपसे जो पूछा है, पहले आप मुझे वो बताइए, क्या भाभी आपका ख्याल नहीं रखती? अगर मैंने बहू को बता दिया
कि ये चारों मेरा ध्यान अच्छे से नहीं रखती हैं, तो ये राजेश को छोड़कर यहाँ रह जाएगी। इसकी भी तो नई नई शादी हुई है, इसकी भी जिंदगी है। नहीं, मैं इसे कुछ नहीं बताऊंगा। बोलिए ना ससुर जी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है बहू, वो सब मेरा ध्यान बहुत अच्छे से रखती है। लेकिन क्या कहूँ बेटा, ये सब दोष मेरे अंधेपन का है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपकी एक नहीं 5 बहुएं हैं। अगर उनके रहने के बाद भी आपको अंधे होने का एहसास हो रहा है, तो हमारे होने का क्या फायदा? चलिए, मैं आपको बाथरूम ले जाती हूँ। आप कपड़े बदल लीजिए और नहा लीजिए। पायल जैसे तैसे करके बाथरूम का दरवाजा खोलती है, जिसके बाद घनश्याम नहा धोकर साफ कपड़े पहन लेता है और पायल उसके कमरे की अच्छे से सफाई करके उसे बेड पर बैठा देती है। ससुर जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। पायल रसोई में जाती है और घनश्याम के लिए खाना बनाकर कमरे में ले जाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है। घनश्याम रोने लगता है। बहू, पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे, जो तुझ जैसी प्यारी बहू मिली है मुझे। बिल्कुल ससुर जी, तभी तो आपको एक नहीं 5 बहुओं का सुख मिल रहा है। लेकिन मेरे लिए तू सबसे अच्छी बहू है। मुझे कभी रमा की कमी महसूस नहीं होने दी तूने। मेरे अंधे होने के कारण तुम पांचों को कितनी परेशानी होती है। नहीं ससुर जी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी जगह मेरे पिताजी होते तो क्या हम उनका ध्यान नहीं रखते? हमारे लिए आपने अपनी पूरी लाइफ खर्च कर दी, तो क्या बुढ़ापे में हम आपका ख्याल नहीं रख सकते? बहू, सभी लोग तेरे जैसी सोच नहीं रखते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए हम जैसे अंधे बुढ़े बोझ होते हैं। मैं कुछ समझी नहीं ससुर जी। कुछ नहीं बहू, वो बहुत देर हो गई है। अब तू जाके ना कमरे में आराम कर रहे थोड़ा सा। घनश्याम और पायल की सारी बातें उसकी चारों बहुएं दरवाजे पर खड़ी सुन रही थी, जिसे सुनकर सभी आपस में दोनों की बुराई करती हुई वहां से चली जाती हैं। जब तक पायल रहती है, तब तक वो अपने ससुर का अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन उसके जाते ही उसका फिर से पुराना वाला हाल हो जाता है। एक दिन चारों घर में बैठकर ताश खेल रही थी कि तभी घनश्याम अपने कमरे से आवाज देता है। बहू, मेरी शुगर की दवाई कहाँ है? मुझे खाने को दे दो, समय हो गया खाने का। ये बूढ़ा सुबह उठते ही चिल्लाना शुरू कर देता है। इसकी आंखें की जगह इसकी आवाज जानी चाहिए। कम से कम शांति तो रहती। आप लोग खेलना मत, मैं अभी दवा देकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, अब बुलाए ना अपनी प्यारी पायल बहू को। कल तो बहुत बुराई कर रहा था ना, ये खुद ही ले लेगा। ससुर जी, आपके बेड में बगल में ही रखा है, ले लीजिए, हम काम कर रहे हैं। घनश्याम अपने बगल में हाथ मारता है और उसे दवाई का पैकेट मिलता है। घनश्याम दवाई खा लेता है, जो कि शुगर की नहीं, चूहे मारने की दवा थी। सुबह से शाम हो जाती है, घनश्याम की एक आवाज तक नहीं आती और तभी गीता बोलती है। बूढ़े की एक भी आवाज नहीं आई, लगता है मस्त होकर सो रहा है। जाऊं देख कर आती हूँ जरा। हम भी चलते हैं। चारों घनश्याम के कमरे में पहुँचती हैं। घनश्याम के मुंह से झाग निकल रहा था और उसके हाथों में चूहे मारने की दवा थी, जिसे देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं और चारों जोरों से रोने लगती हैं। अपनी बहुओं की लापरवाही का हर्जाना घनश्याम को भोगना पड़ता है और चारों को अपनी गलती का पछतावा जिंदगी भर रहता है। आपने सास बहू की नोक-झोंक तो देखी ही होगी, पर बिहार के पटना में एक ऐसा घर है जहाँ पर सास बहू के बीच में बेहद प्यार था। पर क्या वो प्यार सच में था या फिर सिर्फ दिखावटी था? चलिए देखते हैं। रेखा अपनी बहू नीतू के साथ रहा करती थी। नीतू काफी सुंदर और सुशील थी, लेकिन जैसे पांचों उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती, ठीक उसी प्रकार नीतू में भी एक कमी थी। वो कमी थी उसकी आंखें। नीतू आंखों से अंधी थी, लेकिन उसको भगवान ने महसूस करने की क्षमता दे रखी थी। ऐसे ही एक दिन पता नहीं अरुण ने इसमें क्या देखा जो इसको शादी करके घर ले आया। आंखों की अंधी होने की वजह से ना तो ये घर पर कोई काम करती है और ना ही किसी भी काम में मेरी मदद करवाती है। पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पाप किए होंगे, तभी इस जन्म में मेरी बहू बनी है। रेखा खुद से बातें कर रही थी कि तभी उसके कानों में किसी की आवाज आती है। जीजी, ओ जीजी, अरे हम कहते हैं कहाँ हो? ये आवाज तो रीता की लग रही है।
इसका मतलब है कि रीता यहाँ आई है। हे भगवान, अब यहाँ काहे आई? साला एक काम समाप्त नहीं होता है कि काम बढ़ाने के लिए आ जाते हैं पड़ोस के लोग। रीता की आवाज सुनकर रेखा बाहर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी पड़ोसन उसके दरवाजे पर हाथ में कटोरा लिए खड़ी है। का हो रीता बहन, हाथ में कटोरा काहे लिए खड़ी हो? घर में फिर से खाने का कमी पड़ गया है का? नहीं जीजी, घर में खाना का कमी नहीं पड़ा है, सब कुछ बराबर हमारे घर में है। और वो कहाँ है ना, बहुरिया पेट से है, तो वो को तो के हाथ का कुछ अच्छा खाए का मन करत है। यही खातिर हम तोहरे पास आए हैं। अब बता दो, का बनाई हो घर में? अब का बताए रीता, तुम तो जानते ही हो ना, हमारी बहू अंधी है, और जिसके घर में बहू अंधी होवत है ऊका घर में कितना काम रहता है। अगर तोहरे घर में कचू है तो दे दे। रेखा रीता से बातें कर रही थी, तभी पीछे रेखा की अंधी बहू नीतू अपना हाथ पकड़े आती है। उसके हाथों से काफी खून निकल रहा था। माँ जी मेरा हाथ कट गया, माँ जी। रेखा पीछे पलटती है तो वो देखती है कि नीतू के हाथों से काफी खून निकल रहा है। हे भगवान, बहू ये तेरे हाथों में कैसे लग गई? माँ जी आप यहाँ बात कर रही थी, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर के बर्तन धो दूं, पर मुझे नहीं पता था कि वहाँ क्या था। मैंने जैसे ही बर्तन उठाया वैसे ही मेरा हाथ कट गया। ए जीजी, बहुरिया के हाथ से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा है, आओ जरा इको दवा कर दो। और हाँ, खाना का चिंता तुम मत करना, हम है ना, हम आपका खाना बना देंगे। रेखा रीता की बात सुनकर अपनी बहू को हॉस्पिटल ले जाती है और उसकी पट्टी करवाकर अपने घर ले आती है। उसके आते ही रीता उसके घर में खाना भिजवा देती है। बहू, आज के बाद कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच लेना। अरे तुम ये कैसे भूल जाती हो कि तुम एक अंधी हो, और अंधे लोग कभी भी काम नहीं करते हैं। मैं करती हूँ घर का काम। माँ जी मैं मानती हूँ कि मैं अंधी हूँ, लेकिन मुझे सब चीजें महसूस होती हैं, और तो और मैं किसी पर भी निर्भर नहीं होना चाहती हूँ। हाँ, चल अब अपनी सास को दुनियादारी मत सिखा, बहुत दुनिया देखी है मैंने। वैसे आज खाना नहीं बनाना पड़ रहा है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? माँ जी आप मेरा फायदा उठाकर लोगों को ठगना छोड़ दीजिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। रेखा अपनी बहू की बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन नीतू साड़ी लेने एक दुकान पर जाती है। जैसे ही वो दुकान में जाती है, वैसे ही वहीं से गुजर रही रेखा उसको दुकान में जाते हुए देख लेती है। भैया ये साड़ी कितने की है? बहन जी, ये साड़ी। दुकानदार ये बोल ही रहा था कि तभी वहाँ रेखा आ जाती है। बहू तू ठीक तो है ना? तू यहाँ कैसे आ गई? मैं आ रही थी ना तेरे पास। पर माँ जी। बस बहू, बहुत दिखा ली तूने नाराजगी, अब नहीं। अरे बहन जी, ये साड़ियों की दुकान है, आपका घर नहीं। ये यहाँ साड़ी पसंद कर रही है, लेकिन आप हैं कि? अरे बेटा, ये साड़ी पसंद तो तब करेगी ना जब ये साड़ी को देख सकेगी। ये देख नहीं सकती है, और इसने मुझे कहा कि साड़ी दिलाने को, पर मैं उस समय इसके साथ आ नहीं सकी। और देख, ये गुस्से में यहाँ आ गई। लेकिन माँ जी मैं यहाँ। हाँ मैं जानती हूँ, तू यहाँ गुस्से में आई है। अच्छा बेटा, जरा मुझे बताना इसने कौन सी साड़ी पसंद की है? ये वाली है माँ जी। अच्छा, तो इसने सीधा बड़ी चीजों पर हाथ मारा है। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी तेरी सास हूँ, और सास तो सास होती है। बेटा, ये साड़ी हम ले नहीं सकते, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम इस साड़ी को ले सके। मैं तो खुद इसकी छोड़ी हुई साड़ियाँ पहनती हूँ। चल बहू, इतनी महंगी साड़ी हम नहीं ले सकते। पर माँ जी मैं। हाँ बहू, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई है। अरे रुकिए माँ जी, ये साड़ी आप ले लीजिए, और इस साड़ी के साथ अपने लिए भी एक साड़ी ले लीजिए। छोटू, जरा साड़ी पैक कर दे। रेखा उस दुकानदार को ठग लेती है और दुकान से अपनी बहू को बाहर लेकर जाने लगती है। माँ जी मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप लोगों को इस तरह ठगा मत कीजिए। भले ही मैं अंधी हूँ, लेकिन मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। एक आप एक ही जानबूझकर वहाँ आ जाती हो जहाँ मैं जाती हूँ, वो भी इसीलिए ताकि आप सामने वाले इंसान को ठग सके। हाँ तो गलत क्या करती हूँ मैं? तू तो मेरे बेटे की कमाई को इस तरह हवा में उड़ाती रहेगी। वो दोनों आपस में बहस करते हुए जा रहे थे कि तभी उनकी बातें एक फल वाला सुन लेता है और वो उस समय कुछ नहीं बोलता। अगले दिन जब रेखा उसकी दुकान पर फल लेने आती है तो रेखा कहती है, भैया ये फल कैसे दिए? अरे दीदी, आपका जो मन हो ना आप ले जाओ। मतलब
अरे मेरा मतलब तो ये है दीदी कि आप जैसे लोग जितना फल मुझसे लेके जाते हो ना, उतना तो मैं भिखारियों को दान में दे देता हूँ। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने आपसे फल का रेट पूछा है और आप ये मुझे क्या बोले जा रहे हैं? अरे आप किसी को भी दान करो, मुझे क्या? मुझे तब बोलना जब मुझे दान करें। हाँ दीदी, मैं तो आपको फल दान ही कर रहा हूँ। अरे आप ही वो हो ना जिसकी बहू अंधी है और उसके अंधेपन का आप फायदा उठाती रहती हो। बेचारी आपकी अंधी बहू, उसका तो समझ में आता है मुझे, लेकिन आप मुझे समझ में नहीं आती। आप तो अपनी बहू के सहारे लोगों से सही ठगी करती हो यार। अरे आप यहाँ मुझे ठगने आ गई? हाँ, रेखा उस फल वाले की बात का जवाब नहीं दे पाती और अपनी निगाहें नीचे कर लेती है। अरे अरे दीदी, आप नजरें झुका के क्यों खड़ी हो? अरे चिंता मत कीजिए आप। अरे मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप जितना सामान हमारे यहाँ से ले जाती हो उतना तो मैं गरीबों में, भिखारियों में बांटता ही रहता हूँ। तो ले जाओ, मैं भी ये सोचूंगा किसी भिखारी को दान दे दिया। उठा लो इनमें से जो उठाना है आपको, ले जाओ अपने घर। रेखा की आंखें आंसुओं से भर आती है और वहाँ पर नीतू अपने हाथ में पैसे ले आती है और फल वाले को देती है। देखिए भैया जी, मैं आपको देख तो नहीं पा रही हूँ। हाँ, मैं आपसे इतना जरूर कहूँगी कि इंसान चाहे कुछ भी करे, उसको बोलने का अधिकार ना तो आपको है और ना मुझे। और मेरी माँ जी भले ही लोगों को ठगती हैं, पर वो आपको ठगने नहीं बल्कि पैसों से फल लेने आई थी। इसलिए आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि आप मेरी सास पर इस तरह उंगली उठाएं। और हाँ, मेरी सास ने किसी भी दुकानदार को नहीं ठगा है, उन्होंने साड़ी वाले के पैसे भी दे दिए। विश्वास ना हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं, इसलिए आइंदा किसी पर उंगली मत उठाना। नीतू अपनी सास को वहाँ से ले जाती है। आज रेखा को खुद की गलती पर काफी पछतावा होता है, इसीलिए वो अपनी बहू से माफी भी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर दे, जानकर मैंने लोगों को ठगा, तेरे अंधे होने का फायदा उठाया। कोई बात नहीं माँ जी, गलतियाँ तो अक्सर इंसान से ही होती है, हम कोई भगवान थोड़ी ना है। और आपको पता है, जब हम घर आए थे तब मैं उस दुकान पर दोबारा गई थी और मैंने उसको उसके पैसे दे दिए, आपकी साड़ी के भी और मेरी साड़ी के भी। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बात सुनकर रेखा अपनी बहू को गले से लगा लेती है और फिर कभी ऐसा न करने का वादा अपनी बहू को देती है।